बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार कासमी। फारिग फंडिंग केस का फैसला आ गया। फैसला नरम है या गर्म है, इस पर बहस हो रही है कि आगे क्या होगा। बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं और बहुत से लोग इस फैसले का जो इंतज़ार कर रहे थे उन्होंने इस बात का भी इंतज़ार नहीं किया कि इस फैसले के नताइज देख लें कि इस फैसले में क्या है। और आगे की बातें शुरू हो गई कि बस मुड़ैंज हो जाएगा और अब आसमान जो है वो गिर पड़ेगा और खान साहब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, जमात पे बैन लग जाएगा। जबकि खान साहब और उनके खिलाड़ी बड़े खुश हैं, वो मिठाइयाँ बांट रहे हैं, वो कह रहे हैं होया ही कुछ नहीं, निकला ही कुछ नहीं। देखिए इलेक्शन कमीशन में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हमारी सियासी जमात पे बैन लगा सके। इलेक्शन कमीशन के अंदर इतना दमखम ही नहीं था कि वो कह सके कि हमने फॉरेन फंडिंग ली है और ये कोई मुल्क दुश्मन जमात है, हम पे कोई बैन लगा दें। तो दोनों तरफ से यानी खुशियाँ मनाई जा रही हैं। तहरीक इंसाफ के मुखालफिन भी खुश हैं कि फैसला ज़बरदस्त आया है और तहरीक इंसाफ वाले खुद भी बड़े खुश हैं कि बच गए। यानी उस बुजुर्ग की तरह जो रात सो के सुबह उठते ही कहता है कि शुक्र है या अल्लाह बच गया। तो तहरीक इंसाफ का आलम वही है, हालत वही है कि कल रात इन पर नज़ा की कैफियत तारी थी और नज़ा का आलम था और लग रहा था कि हाथों पाँव में जान नहीं और ये गए। लेकिन सुबह जो फैसला आने के बाद इनको ये इत्मीनान हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने कोई फैसला नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन ने बस इतना कह दिया है कि ये ममनुआ फंडिंग है, तो गैर मुल्की फंडिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, फॉरेन फंडिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। और इलेक्शन कमीशन ने यह भी नहीं कहा कि इस जमात को बैन किया जाए। तो इस पर भी बहुत से लोग डिसअपॉइंटेड हैं और बहुत से लोग बहुत से लोग जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फैसला इस उम्मीद का आएगा कि इलेक्शन कमीशन सब कुछ तय कर देगा कि जमात को बैन कर दिया जाए, इसको आइंदा इलेक्शन में हिस्सा न लेने दिया जाए, इसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी जाए और इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। तो ये ऐसा नहीं हुआ और इसमें एक ड्यू प्रोसेस आ गया और ये प्रोसेस चला गया गवर्नमेंट के पास। अब गवर्नमेंट का मसला ये कि गवर्नमेंट तो अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों एक दूसरे के मद्दे मुकाबल हैं। गवर्नमेंट अगर इस जमात पर बैन लगाने की एक्टिविटी करती है तो यकीनी तौर पर वो खान साहब के पास एक प्ली तो है ना, एक एडवांटेज तो है। वो कह सकते हैं कि जनाब ये तो हमारे मुखालफिन है और उनके वोटर सपोर्टर इस बात को मानेंगे और मान भी रहे हैं। अभी तो उनके वोटर सपोर्टर इस फैसले को डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि खान साहब ने वाकई कोई ममनुआ फंडिंग ली या उन्होंने अतियात और खैरात के नाम पर पैसे इकट्ठे करके एक सियासी जमात बनाई और उसके बाद उन्होंने इस मुल्क के अंदर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी की जो मशकूक एक्टिविटी है। खान साहब बहुत से ऐसे काम जिनको दुनिया मायूब समझती है वो अपने लिए जायज़ समझते हैं, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग। वो कहते हैं बस थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग कर ली तो क्या फ़र्क पड़ा। तो इसी तरह वो थोड़ी सी अगर उन्होंने गैर मुल्की फंडिंग ले ली तो उनके लिए नज़दीक कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब मैं पिछले कुछ 2-4 दिनों से शायद आपको मेरे भी व्लॉग में ये अंदाज़ा होगा कि मैं ये कह रहा हूँ कि खान साहब को कहीं ना कहीं सियासत से माइनस करने की, आउट करने की कोशिश की जा रही है। तो इस फैसले में मुझे यूँ लगा है कि इस फैसले में इमरान खान को सिंगल आउट किया गया है। ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा क्यों किया गया और क्या वजह थी कि खान साहब चाहते थे कि ये फैसला आ जाए, ताकि इस वक्त अगर फैसला आता है तो इस वक्त तो हालात वो समझते हैं कि उनके हक में है और इस वक्त हुकूमत कुछ नहीं कर सकती क्योंकि हुकूमत बहुत ही कमज़ोर फुटिंग पे खड़ी है। हुकूमत तो हुकूमत को अपने फ्यूचर का नहीं पता कि उन्होंने कल रहना है नहीं रहना। मुआशी सूरत हाल इतनी ख़राब है, IMF के ऊपर सबकी नज़रें हैं कि वो कुछ फ़ंड दे दे तो हुकूमत सर्वाइव कर जाए। वैसे हुकूमत डटी हुई है कि नहीं असी इलेक्शन नहीं कराना और इस फैसले के बाद तो वो और डट जाएंगे। यकीनी तौर पर इस फैसले से थोड़ी ताकत मिली होगी, लेकिन सख्त फैसले करने की और सख्त सियासी फैसले करने की हुकूमत में पोजीशन नहीं है। यानी वो जो पॉपुलर फैसले होते हैं ना वो हुकूमत नहीं कर सकती। पॉपुलर फैसले वो जमातें और हुकूमतें कर सकती हैं जो ताकतवर हों और जिनके फैसले अवाम के अंदर कबूल हो। अभी तो हुकूमत तेल के ऊपर 2 रुपये बढ़ाती है तो जो अवाम ज़ाहिर इसके ऊपर एहतजाज करती है, महंगाई भी बढ़ जाती है। तो अभी हुकूमत कमज़ोर पोजीशन में है। अब इसका ड्यू प्रोसेस क्या है पहले वो देख लेते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि अभी इस खेल के अंदर वाकई बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो पहले इस फैसले का अगर आप पोस्टमार्टम कर लें, इसको तसल्ली से अगर आप देख लें कि इसके अंदर से आया क्या है, निकला क्या है, क्या वाकई खुदा पहाड़ निकला चूहा है, वो भी मसनूई या मरा हुआ जैसा असद उमर कह रहे हैं, या फिर जैसे मियाँ नवाज शरीफ कह रहे हैं कि इमरान खान तारीख का सबसे बड़ा मनी लॉन्डर साबित हुआ है। और बहुत से लोग हुकूमत के आज सारा दिन हुकूमत ने गुजार दिया ना इसके ऊपर पॉइंट स्कोरिंग करने में और आके बताने में कि जनाब ये हो गया वो गया और अब इमरान खान तो गया। और इसमें तो कोई शक नहीं कि बादियों नज़र में तो लगता है कि इमरान खान साहब का चैप्टर ख़त्म हो गया है। अगर उनकी जमात पर पाबंदी नहीं भी लगी
तो उनकी अपनी डिस्क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा उसके ऊपर यानी वो क्लियर है, क्योंकि उन्होंने जो खलफनामा जमा कराया, चाहे वो खलफनामा उनके अकाउंटेंट ने लिखा, किसी और ने लिखा, वो कैलवरी फॉन्ट किसी और ने टाइप किया। मरीम पे भी केस बनाया ना, कैलवरी फॉन्ट जी, वो जो खलफनामा जमा कराया तो सजा किसको मिली? मरीम नवाज को। वो कैलवरी फॉन्ट था या कोई और फॉन्ट था, नूरी नस्तालीक था, वो जिसने किया होगा जुमा उसका होना चाहिए था ना। लेकिन उस केस में भी आपने मरीम नवाज को कन्विक्ट किया, डिस्क्वालीफाई कर दिया, और बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में, यानी नवाज शरीफ ने सऊदी अरब यूएई का वीज़ा लेने के लिए जो उनकी कंपनी के अंदर एक जॉब का एक फॉर्म भरा, ये कुछ भी भरा, वो नवाज शरीफ को तो पता ही नहीं था कि ये क्या होता है। सिर्फ उनको ये था कि अगर आपने यूएई में जाना है तो वहाँ का कामा हासिल करने के लिए ये रिक्वायरमेंट है, तो उन्होंने साइन कर दिए। तो वो एक डिक्लेरेशन जो तनख्वाह होती है कि जी वो तनख्वाह भी मिलती है, कोई अगर मुलाजम हो तो मुलाजमत शो हो गई, तनख्वाह उन्होंने ली नहीं, अकाउंट में गई नहीं। तो यानी इस पर सवाल उठता है ना कि अगर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को बेटे से फर्जी तनख्वाह, ये फर्जी तनख्वाह ना कि जी वो गैर मुल्की कंपनी में मुलाजम थे तो तनख्वाह भी ली होगी, और तनख्वाह उनके अकाउंट में नहीं मिली तो फर्जी तनख्वाह थी, उस पर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। तो जिन्होंने अभी इंडियन, इसराइली, यूएई, ये तो साबित हो गया ना पैसा बाहर से आ रहा है, उस पर क्या सज़ा होना चाहिए, ये सवाल तो उठेगा, और सवाल उठ रहा है। तो एक तो चीज़ साबित हो गई, वो मौलाना फजल रहमान ने भी इसके ऊपर कमेंट्स किया, वो कहते हैं जी मेरा एक मौक़िफ़ साबित हो गया। 2010 से मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान यहूद समेत आलमी क़ुव्वतों का एजेंट है, और उसकी पार्टी गैर मुल्की ताकतों के एजेंडे पर है, और उन्हीं के फंड्स पर वो पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। ये मौलाना फजल रहमान का मौक़िफ़ है, और इसी तरह नवाज शरीफ का मौक़िफ़ है। नवाज शरीफ भी कहते हैं कि ये सबसे बड़े मनी लॉन्डर हैं, और ये ख़ुद को बड़े सादिक और अमीन कहते थे, ये सबसे बड़ा चोर ये साबित हुआ। ये उनका मौक़िफ़ है। जबकि हुकूमत के जो मुखालिफिन है यानी पीटीआई वाले, उनका मौक़िफ़ कुछ और है। वो कहते हैं हम बच गए, हमारे साथ हुआ ही कुछ नहीं है। शायद वो ये सोच रहे हैं कि जी अगला मरहला सुप्रीम कोर्ट में जाने का है, तो सुप्रीम कोर्ट तो पड़ी हैगी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ भूटान ही फैसले कर रही है ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ की सफ़ों में जो अभी एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है, वो ये है कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में उड़ा दिया जाएगा। अभी फैसला उड़ाया जा सकता है या नहीं उड़ाया जा सकता, इस पर तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो मेरा गुमान है वो ये कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट भी नहीं उड़ा सकती। उसकी वजह वो देखें, हुकूमत, मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत जमात पे बैन लगाना चाहेगी। अभी जो हुकूमत के करने के काम है वो राना सल्लल्लाहु ने बता दिया कि हुकूमत के करने के क्या काम है। वो कहते हैं जी कि हम इस वक्त इसका डिक्लेरेशन बनाएंगे, और ये उस वक्त बनाएंगे, यानी रेफरेंस उस वक्त बनाएंगे। पहले तो जो इलेक्शन कमीशन ने शो का नोटिस जारी किया, तहरीक इंसाफ उसका जवाब देगी, और फिर उस जवाब के बाद हुकूमत जो है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी, और इसको बुनियाद बनाकर, यानी जो रेफरेंस है, जो इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला दिया है, उस फैसले को बुनियाद बनाकर वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ जो है वो जाएंगे कोर्ट के अंदर, और वहाँ ख्याल है उनका कि फुल कोर्ट बनेगा, और पूरी अदालत जो है वो, या बड़ा बेंच बनेगा, लार्जर बेंच, वो इस पर फैसला देगा। ये हुकूमत की मजबूरी भी है, क्योंकि अब हुकूमत अगर चाहे ना चाहे, चूँकि इलेक्शन कमीशन ने जो रिकमेंड कर दिया है, जो फैसला दे दिया, उसके ऊपर जाना मजबूरी है। क्या इलेक्शन कमीशन ये फैसला दे सकता था कि इस सियासी बात पर पाबंदी लगाई जाए? क्या इलेक्शन कमीशन ये कह सकता था कि वाकई गैर मुल्की फंडिंग है, ये मुल्क दुश्मन जमात है? तो कानूनी माहिरीन कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ये इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दे सकता था, ये हुकूमत का काम है। ये असल में अब हुकूमत के पास है सारा मामला, और हुकूमत की भी मजबूरी है कि वो इलेक्शन कमीशन की बात को आगे बढ़ाए और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाने के बाद जो कुछ होगा उसके ऊपर ये केस चला गया है। ये 70-30 भी नहीं है, बल्कि ये समझ लें कि 80-20 है। 20% को ये यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाएगी और फुल बेंच बनेगा, और वैसे जजों के अंदर मुखालफत बड़ी है और अब ये इसको सेव नहीं कर पाएंगे। जबकि 80% जो है लोग वो समझते हैं कि जनाब कुछ नहीं होना। साबित हो गया इलेक्शन कमीशन में कि पीटीआई ने ममनुआ फंड लिए, साबित हो गया कि 13 नामालूम अकाउंट सामने आए, साबित हो गया कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूएई से चंदा लिया, अतियात आए। पीटीआई इन फारूक अकाउंट्स के बारे में बताने में नाकाम हुई, और 13 अकाउंट्स के बारे में इन्होंने कहा हमें पता ही नहीं किससे अकाउंट होता। वो सारे पीटीआई के जो सरबराह है, कोई स्पीकर, कोई डिप्टी स्पीकर, कोई
MNA MP सब चला रहे थे। 2 अकाउंट खुद खान साहब ने खोले हुए थे, वो भी उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए, जो उनके साइन दस्तखतों से खुले हुए हैं। तो हुकूमत डिक्लेरेशन बनाएगी, सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच इसकी समाअत करेगा और फिर देखना कि उस फैसले को बरकरार रखती है, ख़त्म कर देती है। अब ये मामला स्वाबदीद पर नहीं, ये कानून के मुताबिक तय होना और इलेक्शन कमीशन को सिफारिशात भेजना ये हुकूमत की मंजूरी है। तहरीक इंसाफ इस फैसले को चैलेंज करने जा रही है। उन्होंने 2 अपने लाइन ऑफ एक्शन बता दिए। वो कहते तौहीन अदालत की इलेक्शन कमीशन ने, इनको रोका गया था कि बाकी जमातों के साथ फैसला सुनाए, इन्होंने नहीं सुनाया। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिक्वेस्ट की थी कि इस तरह कर लें, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। दूसरा, वो कह रहे हैं कि जी इस फैसले को हम चैलेंज इसलिए करते हैं कि बदनीयती पर मबनी है। लेकिन जो कहने वाले कहते हैं ये फैसला तो इमरान खान साहब के हक में भी है और उनकी जमात तो बैन नहीं हुई। ये एक मोटी मोटी जो सोच है कि जी देखिए कुछ नहीं हुआ, जमात बैन नहीं हुई, गैर मुल्की फंडिंग का इल्ज़ाम नहीं लगा। ममनूआ फंडिंग तो ममनूआ ही है ना, कि जी नहीं ले सकते। जैसे बैरून मुल्क पाकिस्तानी है और उसकी शरीयत है, अमेरिकन नेशनलिटी है, वो नहीं फ़ंड दे सकता, लेकिन ले ली गई तो ये ममनूआ है, ये गैर मुल्की नहीं है। और तहरीक इंसाफ को मौक़िफ़ ये कि गैर मुल्की से मुराद ये ली गई कि जो बाहर पाकिस्तानी है, बैरून मुल्क पाकिस्तानी, ओवरसीज़, उनसे फ़ंड लिए गए, इनको गैर मुल्की फ़ंडिंग कहा जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, ये वो बोल रहे हैं झूठ, और ये सफ़ेद झूठ है। जो फंडिंग ली गई है वो गैर मुल्की कंपनियों से ली गई है और उसमें जो बड़े बड़े फंड्स हैं वो तो भी जो स्टोरी आ गई है फाइनेंशियल टाइम में, उसने तो इसके ऊपर बिल्कुल ये नहीं कहते ना मोर सबद कर दी है, फुल एंड फाइनल कि जनाब ये हो रहा है। 34 गैर मुल्की और 351 कारोबारी इदारों और कंपनियों से आपने वो फंडिंग ली है। और आरफ नकवी की कंपनी वुटन क्रिकेट से भी जो ममनूआ फंडिंग ली गई है 21,21,500 अमरीकी डॉलर वहाँ से आए हैं। यूए की कंपनी है कोई ब्रिस्टल इंजीनियरिंग सर्विसेज, उससे 49,000। अब ये सियासी जमातों का जो आर्टिकल 6 है, सियासी जमातों का एक एक्ट बना हुआ, उसके अंदर एक आर्टिकल 6 है, उसके मुताबिक ये ममनूआ फंड है। और इमरान खान साहब ने जो फार्म 1 जमा कराया वो मिस डिक्लेरेशन था, जो गलत बयानी और झूठ पर मबनी है, और पार्टी अकाउंट से मुतल्लिक दिया गया एफिडेविट वो भी झूठा है। तो ये खलफनामा जो इमरान खान साहब ने जमा कराया ना, ये सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर अभी, जिसको मैं कह सकता हूँ कि ये डेंजरस है और खान साहब इसके अंदर फंसे हो बुरी तरह। और ये है बिग गेम, ये छोटी गेम नहीं है, ये है जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये माइनस इमरान खान एक पैरेलल एक स्ट्रेटेजी चल रही है। अब वो कौन चला रहा है, किस तरह चला रहा है, कौन इसके ऊपर काम कर रहा है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखें, जो हालिया फैसला आया चौधरी परवेज़ इलाही वाला, और चौधरी परवेज़ इलाही के मुकाबले में थे हमजा शहबाज शरीफ, उस फैसले के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पार्लिमानी लीडर का बड़ा इख्तियार होता है, पार्टी लीडर का कोई इख्तियार नहीं होता पार्लियामेंट के अंदर। तो पार्टी लीडर के इख्तियार पे तो ऑलरेडी कट लग चुका है, यानी अगर पार्टी लीडर चाहे भी तो पार्लिमानी लीडर जो है उसकी ख्वाहिश के बरक्स पार्लियामेंट के अंदर कोई रोल प्ले कर सकता है और सारे पार्लियामानी लीडर के हुक्म के ताबे हैं। तो ये एक पार्टी लीडर से जो इख्तियारात छीने गए हैं, ये छीन नहीं है ना, उनके इख्तियारात कम किए गए, कट टू साइज किए गए। तो पार्टी लीडर कौन है? पार्टी लीडर इमरान खान है। दूसरा पार्टी लीडर नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ ऑलरेडी बाहर बैठा हुआ है, उनके इख्तियारात सारे छीने जा चुके हैं, वो नाखिल भी हैं, वो पार्टी की हेड की हैसियत से कुछ कर भी नहीं सकते, तो उनके तो सारे इख्तियारात छीने हुए। तो अब पार्टी लीडर कौन है? इस वक्त पार्टी लीडर तो इमरान खान है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें एक बारीक नुक्ता जो मेरे नज़दीक जो उनके खिलाफ जा सकता है वो ये है कि वहाँ पे उनके पास, इसीलिए इमरान खान साहब ने पंजाब में पार्लियामानी लीडर पता किसको बनाया? उस्मान बुज़दार को। किसी ताकतवर आदमी को नहीं बनाया, किसी ऐसे बंदे को नहीं बनाया जो उनके हुक्म के खिलाफ जा सके। उस्मान बुज़दार से अच्छा तो उनका ओबीडिएंट है ही कोई नहीं, जितने वो उनके ताबेदार हैं और उनके वफादार है कह सकते हैं, कोई और नहीं है। तो हाँ सब उससे ज़्यादा किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो इसीलिए उन्होंने ना महमूद रशीद को बनाया ना किसी और को बनाया। तो उन्होंने यहाँ से निकाला अपना वफादार आदमी ताकि पार्टी उनके काबू में रहे। तो पार्टी लीडर उनको समझ आ गई इमरान खान को, पार्टी पार्लियामेंट लीडर बहुत कुछ कर सकता है। तो पंजाब में पार्लियामेंट लीडर उन्होंने बनाया उनको, ये खतरा। और अब वो इस पूरे फैसले में वो सिंगल आउट हो गए कि उन्होंने मिस डिक्लेरेशन की है। पार्टी तो बच जाएगी, पार्टी रहेगी, पार्टी कोई भी चला लेगा। हाँ सब ताहयात कायद भी होंगे, बाहर भी बैठ जाएंगे, लेकिन वो इक़्तिदार में नहीं आ सकते। वो इस मामले में अभी एक और, इसके बाद एक और बड़ा खेल है। अगर इमरान खान सिर्फ सारे से बच जाते हैं, मतलब मेरी थ्योरी गलत हो जाती है कि जी सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती, नाअहली वाला केस नहीं चलता,
जो मुझे लगता है चलेगा, क्योंकि नाहली का मुकाबला नाहली से है, एक तरफ नवाज शरीफ एक तरफ वो, तो अब ये या तो दोनों की नाहली खत्म होगी या इमरान खान साहब भी नाहल होंगे, क्योंकि वो जो ताकतवर लोग नाहली खत्म ना कराने की राह में रुकावटें डाल रहे हैं या बहाने बना रहे हैं, उनको अब ये फैसला करना पड़ेगा कि या फिर दोनों आएंगे या दोनों आउट हैं, फिर तो मैच बराबर हो गया। तो खान साहब अगर वहां से बचती है नाहल होने से सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट उन्हें फुल फेवर दे देती है और वो उड़ा के फेंक देती इलेक्शन कमीशन का फैसला, तो फिर क्या होगा? तो फिर एक और अभी एक और बड़ी चीज़ बाकी है, वो भी इलेक्शन कमीशन के हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं है। वो मैं आपको किसी अगले प्रोग्राम में बताऊंगा, ये मैंने होल्ड की हुई है क्योंकि ये मेच्योर होनी है और इसके ऊपर मुझे मेरे ज़राए तो बता चुके हैं मुझे कि जनाब ये अगला स्टेप ये है। तो ये यानी इसको आप जो मर्जी कह लें कि ये फैसला किसके हक में आया, अभी लोग इसको 50-50 समझ रहे हैं या ये समझ रहे हैं कि जी साढ़े हक च आया है। मसलन मुखालिफिन कह रहे हैं खास साहब के साढ़े हक च आया, तो खास साहब की पार्टी कह रही साढ़े हक च आया, यहाँ से तो कुछ निकला ही नहीं है। और जो भी हमारा बड़ा आसान सा खेल है वैसे, इसको जो समझने के लिए कि ये फैसला किसके हक में आया है, अगर समझ ना हो ये गलत नहीं थे ना, तो फिर ये बार बार स्टे ऑर्डर क्यों लेते रहे? 8 साल केस क्यों चला? 180 से ज़्यादा समाजतें क्यों हुई? और ये जो 9 वकील क्यों बदले? इसमें 6 बार इसका इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार क्यों चैलेंज किया गया? ये क्यों कहा ये तो कर नहीं सकते तहकीकात? और फिर अक्सर अकबर एस बाबर जो इस खेल में इस केस के फरीक थे, उनको बार बार उनके लिए कहा गया जिसको निकालें यहाँ से, ये नहीं कर सकते। सिक्योरिटी कमेटी ने 20 बार रिकॉर्ड मांगा, नहीं दिया गया, तो स्टेट बैंक को दिया गया। तो कुछ ना कुछ तो था ना जिसको खान साहब छुपा रहे थे। लेकिन जो खान साहब को ये सारा यानी कि इसके अंदर जो कहानी थी अगर नहीं होती तो क्यों छुपाते? वो कहते कर फैसला, तो फैसला उस छुपाने के ऐन मुताबिक नहीं आया। अभी तो वो जो उनके ऊपर प्रेशर था ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर कि वो ये फैसला कर सकता है कि पाबंदी लगा देगा, यूं कर देगा, वो कर देगा, डिस्क्वालीफाई कर देगा, तो उन्होंने ये अपने ऊपर इल्ज़ाम नहीं लिया। ये है इस खेल का पूरा लुब्बे लबाब के जनाब, इसमें से चीफ इलेक्शन कमिश्नर बाइज्जत निकल गए हैं। वो निकल गए हैं, उनको निकाला गया है। ये कोई इसके अंदर ये हर कोई भी चीज़ पाकिस्तान के अंदर जो ना बिला सबब नहीं होती, खासकर पॉलिटिक्स के अंदर, उसके पीछे कोई ना कोई कहानी ज़रूर होती है। वो जो जितनी गने इनके ऊपर तानी हुई थी, अगर ये फैसला आ जाता तो आज ये चीफ इलेक्शन कमीशन को जुबानी तोपों से उड़ा चुके होते, अभी तक टंडों की भरमार चल चुकी होती, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब वो ये समझ रहे कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने उनको या बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है या उस लड़ाई में से निकल गया है, तो उन्होंने इस लड़ाई को कर दिया ख़त्म और आमने सामने कर दिया हुकूमत और अपोजिशन को और सुप्रीम कोर्ट को। अब उस खेल में इलेक्शन कमीशन फ्रीक नहीं है, लेकिन बाजी अभी भी इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि अगर खान साहब ने अपने उन सारे इरादों को अमली जामा पहनाया जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से रखते हैं, जो वो कहते हैं, जो कह रहे हैं कि हमें ये करेंगे वो करेंगे, रेफरेंस वगैरह, तो फिर अगला स्टेप जो होगा वो जाहिर है वो भी एक बड़ा स्टेप होगा। लेकिन अब जो इस खेल में मैं बहुत से दोस्तों के वीलॉग सुन रहा था और उनके तजिए देख रहा था, हर एक की अपनी अपनी सोच और अपनी इंफॉर्मेशन है। ज़ाहिर है लोग वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं, तो इसके ऊपर बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकेगी और फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन का सस्टेन करेगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हुकूमत अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, हुकूमत इतना मजबूत केस बनाए और वो कहे जी हम पाबंदी लगा रहे हैं और ये जो उसकी ग्राउंड्स हैं और उन ग्राउंड्स की बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट में जाए और फिर फुल बेंच यानी 3 से ज़्यादा जज होंगे तो फिर फैसला उनके हक में आएगा। कम हुए तो फिर जनाब वो तो फैसला यानी 3 ही जज हुए तो फिर वो फैसला आएगा जो भूटानी अदालतों का आता है। तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, कहानी ख़त्म नहीं हुई है। पाकिस्तान की सियासत में ना किसी को पूरा मारा जाता है ना किसी को पूरा जिंदा रखा जाता है, यानी इतनी खुराक देंगे कि जिंदा रहें और इतनी पिटाई करेंगे कि मर ना जाए। ये है सियासत का खेल। तो इतनी बड़ी सियासी जमात को अगर पाबंदी लग जाती है आज, तो आप सोचे क्या होता? मुल्क के अंदर एक तूफान बरपा हुआ होता, एक क़यामत आ चुकी होती और यानी कुश्तों के पुश्ते लगाए जा चुके होते। तो ऐसा नहीं हुआ, इसे कहते हैं नज़रिया ज़रूरत। अब मुझे नहीं पता आप लोग इस पर क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते। मुझे लगता है कि ये कहानी जो है ना वो हर एक के किरदार का तयन हो चुका है, हाँ वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाँ वो इस्टेब्लिशमेंट हो, हाँ वो PTI हो, हाँ वो PMLN हो, इन सब के किरदार का एक तयन हो चुका है
और उसी के मुताबिक खेल आगे बढ़ रहा है। बादशाह भी मौजूद है, प्यादे भी मौजूद है, खेल अभी ख़त्म भी, वज़ीर आज़म भी मौजूद है, वज़ीर भी मौजूद है। जो शतरंज खेलते हैं वो बेहतर समझते हैं कि ये खेल अभी बिल्कुल नहीं ख़त्म हुआ, ये मूव्स हैं। 8 साल बाद फैसला आता है तो विचों लोग कहते हैं होया कि निकलिया कि वो कितने गई, और कुछ कहते हैं नहीं जनाब शुरू हो गए थे काम ए हुन जा रहा है। अब बात बनी है, अब वो क्लियर हो गए। एक बात तो तय है कि खान साहब की जो ईमानदारी का बुत था वो पाश पाश हो चुका है। अब उनके जो वोटर सपोर्टर हैं वो भी इससे यानी ये एक प्रोपेगेंडा या एक ये भी साइकोलॉजिकल चीज़ है जो खान साहब बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, बाकी लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। खान साहब ने 3-4 साल चोर चोर कह के कम से कम अपने वोटर सपोर्टर को यकीन दिला दिया कि बाकी सारे चोर हैं। अब जो बाकी के बैठे हैं उनको ये यकीन दिलाना कि खान साहब के खिलाफ जो ये जो मामला सामने आया है इस मामले में खान साहब गिल्टी हैं। अगर ये बाकी की सियासी जमातें अवाम को बावर कराने में कामयाब हो जाएं और तो खान साहब की जो वो जो फ़ैन फॉलोइंग है मुरीदैन जो है उसमें कमी आ सकती है। वरना खान मुँहज़ोर है और खान जो है वो उसके पास स्ट्रीट पावर है, इसमें कोई शक नहीं, और वो इसी वजह से सबको धमकाते फिर रहे हैं। और वो चूँकि बड़ी सियासी जमात है उसके लीडर है, लेकिन ये बड़ी सियासी जमात अगले इलेक्शन में इस लीडर के साथ इलेक्शन में उतरेगी, इस पर मुझे बड़ा शक है, मेरा बड़ा डाउट है। हो सकता है मैं गलत हूँ और अल्लाह करे मेरे अंदाजे गलत हों, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि कोई भी जमहूरी खेल से किसी को किसी भी गैर जमहूरी तरीके से बाहर करे। जेन्युइन तरीके से कोई बाहर होता है तो करे, इस पर बड़ा खुला मौक़िफ़ है। हुकूमत में अगर दम है तो हुकूमत के पास तो बड़े केस है करने के लिए। ये केस काफ़ी नहीं है कि सी पैक को बंद कराने के लिए सऊदी बल्कि यूएई के शहज़ादे से डॉलर लिए गए। ये साजिश नहीं है, इससे बड़ी साजिश और गद्दारी हो नहीं सकती। लेकिन वो बैठे हैं इत्मीनान से और देख रहे हैं कि तू कर, तो ये तू में ही जो है ना खेल निकल सकता है। लेकिन ये चूँकि हुकूमत के हाथों में नहीं, इसलिए हुकूमत कर भी नहीं रही। जो मैं आपको बताऊँ जी, जिन्होंने करना उन्होंने नहीं करना है, और वो पूरी गेम प्लान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं और आप सिर्फ तमाशा ही हैं, और होता है तमाशा शब रोज़ मेरे आगे। देखते हैं और कितना तमाशा बाकी है। अपना और गिरदुनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।